फडणवीस जी कह रहे थे कि मैं समंदर बनकर आऊंगा। अफसोस की बात है कि नाला बनकर निकल रहे हैं। 50-50, 100-100 करोड़ रुपए देकर आपने लगभग 5000 करोड़। मैं पूछता हूं ईडी क्यों नहीं आ रही है? ईडी क्यों नहीं जा रही है वहां पर? होटल का बिल जब 2 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, चौपर किसके पैसे से बुक हुआ? चौपर में कैसे हो रहा है? 5 स्टार में कैसे रुक रहा है? इस पे ईडी क्यों नहीं जाती? इस पे सीबीआई क्यों नहीं जाती? इस पे जांच होगी कि नहीं होगी? 5000 करोड़ रुपया किसका लगा है सरकार गिराने के लिए? तो मीडिया ये कह रही है कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फेल हो गए, इसीलिए माननीय न्यायालय को इसमें इंटरवेन करके पूरी बात को सामने रखना पड़ा। और आप सरकार से सवाल पूछिए कि बेरोजगारी क्यों इतनी चरम पर है, महंगाई इतनी चरम पर क्यों है, देश में क्यों हिंसा फैल रही है, क्यों आपसी भाईचारा देश के अंदर से खत्म होता जा रहा है? क्योंकि आपको तो मोटा रकम आया हुआ है, फंड आया हुआ है करोड़ों अरबों रुपए का, और आपको एक बार पीएमओ से, कभी जो है होम मिनिस्ट्री से फोन आ जाता है, उसी हिसाब से आपको डिबेट चलानी है। में जो केंद्र में जो सत्ता में बैठी हुई भाजपा है, वो अपने पावर का इतना मिसयूज कर रही है कि 50-50, 100-100 करोड़ में एक विधायक को खरीदा गया। अनुमानित है ये कि लगभग 5000 करोड़ रुपए का खर्चा करके भाजपा जो है महाराष्ट्र में सरकार में आई है। 3 करोड़ रुपया तो होटल का बिल आया है, गुवाहाटी से लेकर सूरत तक का और गोवा तक का 3-3.5 करोड़ का। हमको क्या मतलब है? आप कमल का ऑपरेशन कीजिए कि आप गुलाब का ऑपरेशन कीजिए। फडणवीस जो है फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बन गए उप मुख्यमंत्री। ये बात तो आप समझिए कि फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे थे। उनको प्रेशर में जब होम मिनिस्टर और जेपी नड्डा जी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो मजबूरी में जाकर उन्होंने शपथ लिया। ये बात आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? आप लोग मालूम कीजिए। जब मीडिया के संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है, जब आज मीडिया के लोगों को खरीद कर सरकार जो है मीडिया को अपना प्रवक्ता बनाई हुई है, आप देखिए क्या क्या चल रहा है। हिंदू मुस्लिम डिबेट के अलावा कुछ चल रहा है? आप शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक टीवी खोलिए, चाहे आप कोई भी चैनल खोलिए, मैं तो अब नाम लेके कहता हूं, आप एबीपी खोल लीजिए, आप आज तक खोल लीजिए, आप जी न्यूज खोल लीजिए, आप रिपब्लिक भारत खोल लीजिए, आप टाइम्स नाउ खोल लीजिए। एक सर्वे आया है कि 60% डिबेट जो है हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो रहा है, 5-10% डिबेट पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान से क्या मतलब? मानते हैं क्या मतलब? नफरत फैलाने का यही रास्ता है? नफरत फैलाने का एक साजिश किया जा रहा है, सुनियोजित साजिश है नफरत फैलाने की, जो दिल्ली में और नोएडा में बैठे हुए स्टूडियो से साजिश चल रही है, बॉम्बे के स्टूडियो से साजिश चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अगर मीडिया हाउसेस नहीं सुधरी, तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश का जो है अवहेलना किया जा रहा है, उस आदेश को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सोशल मीडिया है ऑफ इंडिया, वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इस्लामिस्ट हो गया है, इस्लाम के साथ से फैसला दे रहा है। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले ये खबर देख रहा था ऑफ इंडिया का। मैं माननीय न्यायालय से ये चाहूंगा कि वो सुमोटो ले और ऑफ इंडिया वालों को कोर्ट में हाजिर करे और ये सवाल करे। अब ये चूंकि हमारे ऊपर, हमारी इंटीग्रिटी में सवाल नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे ऊपर है, सरकार से भी ऊपर है। जब कोर्ट का कोई अगर आदेश आ जाता है, उस सबके लिए मान्य होता है। हमने माना नहीं क्या? हमने सब कुछ माना, जो भी आदेश आया कोर्ट की तरफ से, हमने सारे आदेश का पालन किया, चाहे वो हमारे फेवर में हो, चाहे वो हमारे अगेंस्ट हो, ये सोचते हुए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सुप्रीम बॉडी है, जो जहां से फैसला आ जाता है हम लोगों को मानना है, सर्वोपरि मानते हुए। तो आज ऑफ इंडिया ने जिस तरह की बात की है, उसको नोटिस भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को, और बुला के पूछताछ करनी चाहिए, और जल्द से जल्द ऐसे प्रोपेगेंडा चैनल को बंद करना चाहिए। क्योंकि ऑफ इंडिया वगैरह ये वही चैनल हैं जो अफवाह फैलाते हैं, जो साजिश करते हैं, जो आपस में देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदू को मुस्लिम से, हिंदू को सिख से, हिंदू को दलित से लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं। कहीं ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ये जो आज डिसीजन लिया, कहीं देर तो नहीं कर दिया है? देखिए, ये कहना कि देर हुई है या नहीं हुई माननीय न्यायालय के बारे में, ये उचित नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर देर भी हुई, अगर हुई, ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, अब हम दुरुस्त तरीके से आ रहे हैं, हम एकदम क्लियर तरीके से आ रहे हैं। न्यायालय ने ये कहा, गला रेत का हत्या हुई, उसके बाद ये मामला। देखिए, किसी भी तरह के जब जघन्य अपराध देश में कहीं भी होता है, वो हर किसी की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। चाहे वो कन्हैया की मौत हो, चाहे वो अखलाक की मौत हो, चाहे वो अफराजुल की मौत हो, चाहे वो रकबर की मौत हो, किसी की भी मौत हो, हर मौत जो है, एक इंसान जब मरता है तो वो एक इंसान नहीं मरता है। एक इंसान के साथ जब जघन्य अपराध किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो वो सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होती, बल्कि पूरी इंसानियत के साथ वो अपराध किया जाता है। तो अगर
कन्हैया लाल जी के मौत के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये अगर वो सोचते हुए भी टिप्पणी की है और ये कहा है, तो मैं कहता हूं इसको वेलकम करना चाहिए। और आने वाले समय में इस तरह के वारदात ना कन्हैया लाल के साथ होनी चाहिए, ना फराजुल के साथ, ना अखलाक के साथ, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। उदयपुर की जो घटना है, इसी राजस्थान में उदयपुर के अंदर इससे पहले अखलाक के साथ जो वो भी वीडियो बनाकर किया गया था। उस समय भी हमने इतना ही विरोध किया था जब हम कन्हैया लाल का विरोध कर रहे हैं। रैगर ने जब ये किया था, हमने इससे पहले भी पहलू खान के केस में भी हमने यही बात कही। हमने जो है आपको रकबर के केस में भी यही बात कही। हमने हाफिज जुनैद जिसको ट्रेन के अंदर मारा गया, हमने उसके लिए भी यही बात कही। हमने सबके लिए वही बात की, न्याय की बात की है। और आज भी हम न्याय की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस बात के लिए मुबारकबाद देने की है कि उन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, अपराधी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, परिवार से मिलने स्वयं मुख्यमंत्री गए, 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और स्पेशल कोर्ट के अंदर उसको यूएपीए के तहत आतंकी मामला को इसको समझ के कि शायद इसके अंदर कोई साजिश हो, एसआईटी गठित की गई, एनआईए को जांच सौंपी गई। स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इस जांच को कर रही। आज भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आज के डेट में अब महाराष्ट्र भी हो गया है, चाहे वो आपको मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह एक नजीर पेश की गई है, एक एग्जाम्पल पेश किया गया है कि अपराध को अपराध के तरह से डील किया जाए, अपराधी को अपराधी समझा जाए, अपराधी को नाम से नहीं देखा जाए कि यह अपराध किसने किया है, उस पर क्या सजा होनी चाहिए। देश में जो माहौल बना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नुपुर शर्मा की वजह से हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि गिरफ्तार किया जाए नुपुर शर्मा को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। सवाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछना एक आदेश होता है कि आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया, इसका मतलब आप जाइए गिरफ्तार कीजिए, ये है। अब ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं आई है, अभी मैं देखा नहीं ऑर्डर की कॉपी। जो बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की, वो हम लोग प्रोसीडिंग देख रहे थे। ऑर्डर भी थोड़ी देर, बहुत देर में शाम में रिलीज हो जाएगा। उस ऑर्डर में देखते हैं क्या होगा। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं न्यायालय से कि न्यायालय ने जब इस तरह का सवाल किया है दिल्ली पुलिस से, तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस अगर कल तक अगर रेड कारपेट बिछा रही थी, तो आने वाले समय में जो है वो क्या नाम है, रेड कारपेट नहीं बिछाएगी और उनको गिरफ्तार करेगी। और एक बात और, ये तो क्लियर है कौन बचा रहा है। जो लोग सरकार में है, जिनके हाथ में सत्ता है, जो सत्ता पे काबिज हैं, वही लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जिस तरह का देश का माहौल खराब होता जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश में शांति की अपील करनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश के आवाम से यह अपील करना चाहिए कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और अदल इंसाफ करना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर भी अगर एफआईआर हुआ है, जिसने गलती की है, उसको उनको तत्काल आदेश देके फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। इस बात में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फेल हो गए, इसीलिए माननीय न्यायालय को इसमें इंटरवेन करके पूरी बात को सामने रखना पड़ा। और ये कहा गया है, ये भी एक बात कही गई है आज कि जो टीवी पे जो डिबेट्स हो रहे हैं, वो आपकी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए हो रहे हैं, आपके इमोशंस को उत्तेजित करने के लिए हो रहे हैं। हम लोग तो यही बात कह रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दों पे डिबेट होते हैं। कभी आपने महंगाई पे डिबेट देखा, कभी आपने बेरोजगारी पे डिबेट देखा, अग्निपथ पे कितना डिबेट हुआ, 2 दिन तक मीडिया में आया और तीसरे दिन गायब हो गया। आखिर क्यों? अरे भाई, इस देश का युवा आपसे हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करना चाह रहा था, आप उसको 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि किस तरह से छल किया जा रहा है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल और गैस का रेट क्या हो गया। 3-3.5 करोड़ लोग जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस लिया, वो एक बार रिफिल नहीं करा पाए। इस पे कौन सवाल करेगा? आज डॉलर और रुपया का आप देख लीजिए कि क्या है, 79 से ऊपर जा चुका है। प्रधानमंत्री जी जब वर्तमान प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट हुआ करते थे, गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो वो बोलते थे कि जब रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता है, बल्कि देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री गिरता है, सरकार गिरती है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी कि क्या फंडा बदल गया है? रुपया गिर रहा है तो क्या मोदी जी आप ये बताइए, आप नहीं गिर रहे हैं, आपकी सरकार नहीं गिर रही है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। तो इन सवालों पर चर्चा नहीं हो रही है। अरे मीडिया चौथा स्तंभ होता है, उसको तो विपक्ष की भूमिका में काम करना चाहिए। सरकार के जो अच्छे कार्य हैं उसको आप दिखाइए, कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में आप आइए, आप सरकार से सवाल पूछिए कि बेरोजगारी क्यों इतनी चरम पर है, महंगाई इतनी चरम पर क्यों है, देश में क्यों हिंसा फैल रही है, क्यों आपसी भाईचारा देश के अंदर से खत्म होता जा रहा है, ये सवाल पूछिए ना। लेकिन ये सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो मोटा रकम आया हुआ है, फंड आया हुआ है करोड़ों अरबों रुपए का,
और आपको एक बार पीएमओ से कभी जो है होम मिनिस्ट्री से फोन आ जाता है, उसी हिसाब से आपको डिबेट चलानी है। लेकिन तो मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, कह रहे मुख्यमंत्री बनने देवेंद्र फडणवीस नहीं बनते शाम तक। देखिए अब यही बात है ना कि जब मीडिया को ये सवाल करना चाहिए कि सत्ता में जो केंद्र में जो सत्ता में बैठी हुई भाजपा है वो अपने पावर का इतना मिसयूज कर रही है कि 50-50, 100-100 करोड़ में एक एक विधायक को खरीदा गया। एक चलती हुई सुचारू रूप से सरकार चल रही है जिसने इतना अच्छा कोविड का मैनेजमेंट किया, जिसने पूरे देश के अंदर एक मॉडल क्रिएट करके दिया, महाराष्ट्र का मॉडल पूरे देश में सराहा गया और यह बताया गया कि बेहतरीन ढंग से काम हो रहा। उस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। अनुमानित है ये कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके भाजपा जो है महाराष्ट्र में सरकार में आई है। 3 करोड़ रुपया तो होटल का बिल आया है, गुवाहाटी से लेकर सूरत तक का, और गोवा तक का 3-3.5 करोड़ का, और चॉपर से गए हैं वो अलग, हवाई जहाज बुक करके गए वो अलग है। लोटस हो कि रोज हो हमको मतलब ही नहीं है। अरे आप लोटस दीजिए कि रोज दीजिए, कुछ भी दीजिए, हमको क्या मतलब है। आप कमल का ऑपरेशन कीजिए कि आप गुलाब का ऑपरेशन कीजिए, मतलब इस बात से है कि जो चलती हुई सरकार थी आपने उसको गिराने का काम किया और प्रलोभन देकर, पैसा का प्रलोभन देकर 50-50, 100-100 करोड़ रुपए देकर आपने लगभग 5,000 करोड़। मैं पूछता हूं ईडी क्यों नहीं आ रही है? ईडी क्यों नहीं जा रही है वहां पर? होटल का बिल जब 2 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, चॉपर किसके पैसे से बुक हुआ? क्या किसी एमएलए का इतना सैलरी होता है? 2 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी नहीं होता। नहीं एक बार सुनिए, एमएलए का सैलरी 2 लाख से ज्यादा होता है क्या? मंत्री का क्या और क्या सैलरी होता है? अरे जो एमएलए 2 लाख रुपए महीना का सैलरी कमा रहा है उसके बाद इतना पैसा कैसे आ सकता है कि वो चॉपर बुक कर ले? 2 लाख रुपए अगर आप कमाइएगा तो आपका 5 लोगों का परिवार है, जिस तरह की महंगाई है आप 20-30 हजार रुपया बचा पाइएगा। चॉपर में कैसे हो रहा है? 5 स्टार में कैसे रुक रहे हैं? इस पे ईडी क्यों नहीं जाती? इस पे सीबीआई क्यों नहीं जाती? इस पे जांच होगी कि नहीं होगी? 5,000 करोड़ रुपया किसका लगा है सरकार गिराने के लिए? तो मीडिया ये कह रही है कि मास्टर स्ट्रोक हो गया, फडणवीस जो है फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बन गए उप मुख्यमंत्री। तो मेरा कहने का मतलब है यही फडणवीस जी कह रहे थे कि मैं समंदर बनकर आऊंगा। अफसोस की बात है कि नाला बनकर निकल रहे हैं। क्या कहा जाए इसमें, बहरहाल कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। बात दे रहे हैं प्रधानमंत्री, कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया आपने। ये बात तो आप समझिए कि फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे थे। उनको प्रेशर में जब होम मिनिस्टर और जेपी नड्डा जी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट उन्होंने ट्वीट कर दिया तो मजबूरी में जाकर उन्होंने शपथ लिया। ये बात आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? आप लोग मालूम कीजिए, उनका ट्वीट आने के बाद वो गए हैं, फोन पे उन्होंने मना कर दिया था। जो सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्र भाई आप ही लोग के मीडिया वाले जो दरबारी मीडिया है उनके सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन ट्वीट आने की वजह से चूंकि पब्लिक में बात चली गई उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन फिर से वही बात कहूंगा कि बन के आना तो समंदर बन के निकल गए नाला।